नमस्कार। आप सबका हम मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप काइंडली मुझे फीडबैक भी दें कि आपको यह प्रोग्राम कैसा लग रहा है, क्या आप इससे कंफर्टेबल हैं या आपको कुछ और अपग्रेडेशन चाहिए। आइए मैं बात करूंगी आज अपने एनुअल प्रेडिक्शन सीरीज में प्लैनेट्स एंड योर रेजोल्यूशन फॉर 2021। आज मैं बात करूंगी हमारी 10वीं राशि यानी मकर राशि के बारे में। और मकर राशि इसलिए भी 2021 में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है क्योंकि यहाँ हम सब जान रहे हैं कि शनि और बृहस्पति ने एक संयोग बनाया हुआ है, उनका एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है जो मकर राशि में ही है। तो मकर राशि का ये कॉम्बिनेशन, जैसे हम कहते हैं मकर राशि में इन दोनों ग्रहों का ये जो संयोग है, ये अप्रोक्सीमेटली 60 ईयर्स के बाद ऐसा कॉम्बिनेशन आया है। तो ये बहुत डिफरेंट सा है, इसके एस्पेक्ट्स भी बड़े अजीब और अलग से हैं, इसका इम्पैक्ट भी बिल्कुल डिफरेंट है और एवरी 20 ईयर्स पे ये कॉम्बिनेशन बनते हैं। और इन कॉम्बिनेशंस की वजह से हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी और हमारा जो डिफरेंट आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड सिनेरियो पे इतना बड़ा पैंडेमिक, उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्थाओं का इस तरह से डिरेल होना, तो ये सारा कुछ इस प्लैनेटरी मूवमेंट पे डिपेंड करता है। उसमें खासतौर से गुरु या बृहस्पति और शनि, ये दो ऐसे बड़े प्लैनेट्स हैं जिसके मूवमेंट का हम एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखते हैं। लॉन्ग टर्म इसलिए क्योंकि इनका मूवमेंट बहुत स्लो है। जहाँ सैटर्न 2.5 ईयर्स ले लेता है अपने मूवमेंट के लिए, वहीं हम जुपिटर की बात करें तो वो भी तकरीबन 1 साल का समय लेता है अपने गोचर का। फर्स्ट क्वार्टर में कैसा कुछ रहेगा मकर राशि वालों के लिए, पर फर्स्टली कि जब उनके क्वार्टर की बात कर रही हूँ तो मैं उनके चार्ट को एक बार डिस्कस कर लूँ। तो चार्ट में जैसा हम सब समझ रहे हैं कि जुपिटर और शनि फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, उनके 4th हाउस में अभी मंगल ने 24 दिसंबर को ट्रांजिट किया है, वो वहाँ बैठे हुए हैं। राहु जो है उनके 5th हाउस में अभी है और ऑफ कोर्स जब राहु 5th हाउस में होगा तो 11th हाउस में केतु होगा, तो केतु शुक्र के साथ वहाँ बैठा हुआ है और सूर्य और बुध उनके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से ये पूरी उनकी चार्ट है, जिस चार्ट में प्लैनेट्स को हम एक डिफरेंट सेक्शंस में देख रहे हैं। अब मैं बात करूँ कि फर्स्ट क्वार्टर में इम्पैक्ट क्या होगा, तो ये सारे जो पोजिशनिंग है, इस पोजिशनिंग का हम क्या इम्पैक्ट फील करते हैं। तो फर्स्टली हम कह सकते हैं कि अगर हमारे लग्न का स्वामी हमारा वो अपने घर में बैठा हो तो वहाँ पर कार्यों में आप एक उन्नति, आपके व्यापार में विस्तार, या आप कह सकते हैं कि ये एक सपोर्टिव सेक्शन है जिसको यू कैन फील इजीली। तो आप जनवरी में आप ग्रोथ फील करेंगे, आपकी चीज़ें काफ़ी अच्छे से रन करेगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा। फरवरी में भी जाकर हम प्रेम संबंधी चीज़ों के लिए एक अच्छा भाव देख रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने की संभावना भी अधिकतम है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो फरवरी में आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित आप गेन्स को भी देख सकते हैं, वो गेन्स भी बहुत प्रोमिनेंटली शो हो रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मार्च कैसा रहेगा, तो मार्च भी मतलब फर्स्ट क्वार्टर का जो लास्ट मंथ है दैट इज ऑल्सो वेरी फेवरेबल फॉर यू। इसका जो फेवरेबल सेक्शन है वहाँ भी आप अपने वर्क के सेंस में देख रहे हैं, वहाँ भी आप फील कर रहे हैं कि बुधादित्य योग की वजह से जो सूर्य बुध के साथ बैठे हुए हैं आपके लिए एक सुखमय समय है। इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो यह जो समय है यह सुख कारक है। यहाँ पे आप एक सेटिस्फैक्शन के साथ ग्रोथ करते हैं। इसके बाद आप जैसे ही देखते हैं कि अप्रैल आ रहा है, 6 अप्रैल को हम सब जान रहे हैं कि बृहस्पति गोचर करके कुंभ राशि में जा रहे हैं, तो शनि वहां पर अकेला हो जाएगा। शनि के अकेले होने का बहुत सारा आपकी कुंडली में लाभ भी है। बहुत जगहों पे हम कहते हैं कि जब ये कॉम्बिनेशन हट गए या गोचर करके एक ग्रह आगे चला गया और एक रुका हुआ है
तो उसके इम्पैक्ट लो हो जाते हैं, पर आपके सेंस में ये इम्पैक्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अप्रैल में भी चीजें आपके लिए अच्छी बनी रहेंगी। इस महीने में आप कह सकते हैं कि जो चीजें हैं वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेंगी, लेकिन इसी समय सूर्य जो है वो अपना राशि परिवर्तन कर रहा है और वो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल सेक्शन में चला जाएगा। तो उसकी वजह से सूर्य मेष का हो जाएगा और वो आपके लिए प्रॉफिटेबल सेक्शन में आएगा, तो वो सुख के घर में बैठ जाएगा। तो आपके लिए एक स्थिति जो है वो फिर से पॉजिटिवली टर्न हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो शुक्र की स्थिति है वो दिखा रही है कि आपके जो प्रेम संबंध है या इनफैक्ट विवाह में भी पति पत्नी के बीच में एक आप कह सकते हैं थोड़ी सी नोकझोंक, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आप महसूस करेंगे। उसके बाद हम सेकेंड क्वार्टर की बात अगर करते हैं तो सेकेंड क्वार्टर का स्टार्ट तो अप्रैल आपने देख लिया, मई और जून दैट इज नॉट वेरी गुड। यहाँ पर चीजें थोड़ी टफसम होने वाली है, और टफसम इस तरह भी होने वाली है क्योंकि मई और जून में आप कह सकते हैं कि शनि और चंद्रमा का योग बन रहा है, जिसको विष योग भी आप कहते हैं, और ये बहुत ऑस्पिशियस योग नहीं माना जा सकता। साथ ही जो लोग जॉब में हैं या करियर के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये स्ट्रगलसम पीरियड होगा। उनके लिए ये एडवाइस कि अगर आप किसी भी तरह की चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, करियर में कोशिश कर रहे हैं, अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं या इनफैक्ट आप बिजनेस में भी हैं, तो आपको ये पर्टिकुलर समय बहुत कॉशियस होके, बहुत प्लान होकर निकालना है। तो मई एंड जून बोथ द मंथ्स आर नॉट गुड। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आप कैसे मई और जून के चीज़ों को मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे। इस वजह से, इस पर्टिकुलर टाइम की वजह से आपको थोड़ा सा आपका मोरल भी डाउन होगा, आपका आत्मविश्वास भी कम होगा, और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आप चीज़ों के लिए बहुत एफर्ट नहीं ले पा रहे हैं। सो दैट इज नॉट गुड फॉर यू। लेकिन जैसे ही यह स्थिति और बढ़ेगी तो एक बार फिर से हम देखेंगे कि ग्रहों का ट्रांजिट होगा। हम सब जानते हैं कि सूर्य 28 दिनों में ट्रांजिट ले लेता है और 1.5 महीने में लगभग मंगल भी ट्रांजिट कर लेते हैं। तो ये सारे ग्रह 30 दिनों में शुक्र ले लेता है। तो जैसे जैसे दिन बीतेंगे, मंथ्स बीतेंगे, इनका गोचर होता जाएगा और गोचर के फलस्वरूप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते जाएंगे। उन कॉम्बिनेशंस को हालांकि बहुत माइन्यूटली हम अपने वीकली या मंथली प्रेडिक्शंस में देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को गाइड भी करने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की सावधानियां बरती जानी चाहिए, या कैसे आप इस पर्टिकुलर समय से अपने आप को निकाल पाने में कामयाब होंगे। तो वो सारे सजेशंस आप जो माइन्यूट रीडिंग्स है उसमें देख सकते हैं। अभी मैं ओवरऑल बता रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप इस पूरे साल को एक आउटलुक आप ले लें कि ये साल पूरा कैसा जाएगा, मैं उसकी कैसी तैयारी रख लूँ, मैं किन मोमेंट्स थोड़ा खुद को फ्री रखूँ और किन मोमेंट्स मुझे बहुत ध्यान देना है। तो हम थर्ड क्वार्टर की जब बात कर रहे हैं देन अगेन टाइम इज फेवरेबल क्योंकि मंगल शुक्र के साथ बैठ रहा है। जो ट्रांजिशंस हैं, जो कॉम्बिनेशंस हैं, फिर फेवरेबल कंडीशंस की ओर मुड़ जाएंगे। तो आपका अगस्त ऑनवर्ड्स चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगस्त और सितंबर का जो मंथ है दैट इज वेरी गुड फॉर यू। यहाँ पर फिर से आप लोगों से मिलेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि सूर्य भी मिथुन राशि में आ रहा है और मिथुन राशि में आने के साथ ही वो आपके सुख के भाव को देख रहा है और सितंबर में सूर्य सिंह राशि में आ जाएगा। सिंह उसकी अपनी राशि है, तो वहां पर आकर सूर्य क्या करेगा कि आपको एम्पावर्ड फील कराएगा। आपके लिए एक कह सकते हैं कि कई डिफरेंट सेक्शंस में अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। जो लोग जॉब की तलाश में हैं या जॉब में एक प्रोमिनेंट पोजीशन की तलाश में हैं उनके लिए समय काफी अच्छा होगा। इतना ही नहीं, जो लोग बिजनेस में हैं दे कैन एक्सपैंड देयर बिजनेस इन दैट पर्टिकुलर टाइम। आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने बिजनेस को और फैलाएं और उसमें निवेश करें और चीजें उससे फ्रूटफुल तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। फिर अक्टूबर ऑनवर्ड्स चीजें और फेवरेबल हो जाएगी। अक्टूबर में हम देख रहे हैं कि कन्या राशि में सूर्य और मंगल एक साथ युक्त हो रहे हैं, यह धन योग बनाएगा। तो धन योग की वजह से आपका जो वित्त है, आपकी जो इकोनॉमी है वो बड़ी हो जाएगी। तो आप बेसिकली, हम सब इस जीवन में
2 या 3 मुख्य चीज़ों के सहारे ही रहते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा स्थान वित्त का है, फिर हमारे स्वास्थ्य का है, और फिर हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा, करियर या वॉटेवर आप समझते हैं। तो प्रेम हमने देख लिया कि थोड़े उतार चढ़ाव के साथ हम उस चीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमने अपनी जॉब की पोजीशनिंग देख ली कि हमें कब और कैसे इसको मैन्युअली हैंडल करना है। और हमारा वित्त जो कहीं 2 महीने डिरेल हो रहा था, अब जाके धीरे धीरे हमारे कैप्चर में आना शुरू हुआ है। लास्ट क्वार्टर के जो लास्ट 2 मंथ्स हैं, नवंबर एंड दिसंबर, दैट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू अगेन, क्योंकि वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आप बहुत आराम से देख पा रहे हैं कि आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज आ जा रही है। और यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, अभी जैसे आप स्टार्ट ले रहे हैं वही सेम कॉम्बिनेशंस में लगभग राशियां जाकर रुक रही हैं। सारे प्लैनेट्स वैसे ही फिर से स्थिति ले रहे हैं। तो ओवरऑल इस पूरे ही समय में आपको कोशिश करनी होगी कि आप शनि का जाप करते रहें। आप हो सके तो बृहस्पति के भी बीज मंत्र कीजिए, क्योंकि इस साल इन दोनों का कॉम्बिनेशन पहले 7 है, फिर वो बृहस्पति की आप मूवमेंट देखते हैं और फिर वो रेट्रोग्रेड होके वापस शनि के साथ आएंगे। तो शनि के साथ का उनका प्रभाव, अलग होने का प्रभाव और फिर से इकट्ठा होने का प्रभाव पूरे साल बना रहेगा। तो इसलिए इट्स बेटर कि हम उन दोनों के लिए ही कुछ चैंटिंग अगर कर सकते हैं तो वी कैन डू, हमें करना चाहिए। इसके साथ ही शनि के जो बिहेवियर्स हैं, जनरली जो राशियां शनि से प्रभावित होती हैं वो लगनशील, धैर्यशील राशियां हैं। ऐसे लोग जो बहुत अंदर से पेशेंस रखते हैं चीज़ों के लिए, एफर्ट्स लेते हैं, ईमानदार होते हैं और अपनी बात पर टिके होते हैं, अडिग लोग होते हैं ऐसे। तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर टाइम में, जहाँ चूंकि हम सब जानते हैं कि शनि जो है वो किसी भी चीज़ में न्यायप्रियता देखते हैं। तो आप एक न्याय के साथ अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप चीज़ों को ढंग से हैंडल कर रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है कि आपके लिए यह साल बहुत फ्रूटफुल होगा। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ, हालांकि मैं विदा ले रही हूँ, लेकिन आपको सजेस्ट भी कर रही हूँ कि आप उन मंथ्स में, खास तौर से जिन मंथ्स में आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं उनके पोजीशंस डिरेल हो रहे हैं, उन पर्टिकुलर टाइम्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि हमारे या किन्हीं के भी जो अपडेट्स देते हैं मंथली या वीकली कंडीशंस में, उसको जरूर फॉलो करें। सो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।